मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के प्रकार। कल हमने पढ़ा था फैमिली होती क्या है, उसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। आज हम उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, प्राइमरी और न्यूक्लियर फैमिली। कौन सी है, प्राइमरी और न्यूक्लियर फैमिली। इसको प्राथमिक मूल या फिर केंद्रीय परिवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक मूल या केंद्रीय परिवार। ये ऐसी फैमिली होती है जिसमें सिर्फ हस्बैंड वाइफ और देयर चिल्ड्रंस, हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे रहते हैं। इसमें दादा दादी अंकल आंटी ये सब नहीं रहते, सिर्फ कौन रहता है, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। उसके बाद है विवाह संबंधी परिवार। विवाह संबंधी परिवार कौन से होते हैं, या इसके नाम से ही पता चलता है, यानी कि सिर्फ विवाह से संबंधित है ये। इसमें जैसे कुछ लड़के लड़की होते हैं जिनके घर वाले उनको परमिशन नहीं देते शादी की, यानी कि बिना माता पिता की परमिशन के जो शादी की जाती है और जो लड़का लड़की होती है वो रिलेशनशिप में रहते हैं, वो वाली फैमिली कौन सी होती है, विवाह संबंधी परिवार, यानी कि कंजुगल फैमिली। कंजुगल का मतलब ही क्या होता है, रिलेशनशिप में रहकर। ये कौन सी फैमिली है, जो बिना माता पिता की परमिशन के की गई शादी होती है और वो अपना परिवार बसाते हैं, वो लड़का लड़की अपना परिवार बसाते हैं, तो वो कौन सा परिवार हो गया, विवाह संबंधी परिवार। उसके बाद है जन्मित परिवार। इसको फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, कहीं बाहर जाके, यानी कि देखो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, वो कहीं बाहर चले जाते हैं, बाहर चले गए, जैसे उनके दोस्त भी हैं, लड़का लड़की और उनके कुछ दोस्त हैं, लड़की के भी कुछ दोस्त हैं और लड़के के भी कुछ दोस्त हैं, वो सब बाहर चले गए घूमने कहीं पे, लेकिन वहाँ पे लड़का लड़की की आपसी में मीटिंग होगी, वो वहाँ पे मिलते हैं और वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग करके वो कहते हैं कि हाँ हमें शादी कर लेनी चाहिए, फिर वो क्या है, शादी कर लेते हैं। यानी कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, जब वो बाहर घूमने गए हुए थे उस टाइम पे वो दोनों मिले और वहाँ पे उन्होंने प्लानिंग की कि हम शादी करेंगे और फिर वो अपनी शादी कर लेते हैं। वो कौन सी फैमिली होती है, जन्मित परिवार या फिर फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब यही होता है कि बाहर घूमने गए हुए कहीं पे भी, यानी किसी भी चीज़ का ओरिएंटेशन करने गए हुए थे वो उस टाइम पे, और उस टाइम पे क्या उनके आपस में मेलजोल हो गई, जिसकी वजह से क्या है, उन्होंने शादी कर ली और अपने फ्यूचर की प्लानिंग वहाँ पे वो करते हैं और फिर उस फैमिली को फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन बोलते हैं। उसके बाद है संतान उत्पत्ति परिवार, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ये जो फैमिली होती है ये मेनली किस तरह की फैमिली होती है, इसमें क्या संतान की उत्पत्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि बच्चे पैदा करने के लिए ये फैमिली बनाई जाती है। इसमें जो भी हस्बैंड वाइफ या फिर लड़का लड़की जो भी होते हैं वो सिर्फ किस लिए शादी करते हैं, वो अपने वंश को आगे चलाने के लिए शादी करते हैं, वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी करते हैं, फिर उनका बच्चा हो जाता है और फिर उसी के पालन पोषण पर वो निर्भर करते हैं, और इस फैमिली को क्या है, संतान उत्पत्ति परिवार बोला जाता है या फिर फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। यानी कि शादी होने से पहले ही सबसे पहले उनको क्या होता है कि उनको संतान पैदा करनी और उनको वंश चलाना है, ठीक है। उसके बाद है रक्त संबंधी परिवार। रक्त संबंधी में क्या आई, जैसे क्या रक्त संबंधी यानी कि ब्लड की रिलेशनशिप्स। ब्लड की रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, जैसे अंकल है और क्या बुआ है, ये सब है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम कह देते हैं कि अंकल का घर, बुआ का घर, मासी का घर, ये सब ये किस में है, ये कौन सी फैमिली होती है, बुआ का परिवार, अंकल का परिवार, ये सब किस में आते हैं, रक्त संबंधी परिवार के अंदर आते हैं ये सब। उसके बाद है मातृ सत्तात्मक या फिर मातृवंशीय या फिर मातृ स्थानीय परिवार। मातृ स्थानीय परिवार क्या होता है, माँ का घर यानी कि मायका। इसमें कौन कौन से, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मामा है, मासी, नाना, नानी, ये सब इसके अंदर आते हैं और कह देते हैं ना कि मामा का परिवार, मम्मी का परिवार, माँ का परिवार, तो ये किसके अंदर आते हैं, मातृ सत्तात्मक, यानी कि जहाँ पर माँ का जन्म हुआ है, जहाँ पर माँ का जन्म हुआ है वो वाला परिवार क्या कहलाता है, मातृ सत्तात्मक परिवार या फिर मातृ स्थानीय परिवार। उसके बाद है पितृ सत्तात्मक या फिर पैतृवंशीय या पैतृस्थानीय परिवार। इसको पैट्रिनल फैमिली भी बोलते हैं। पैट्रिनल से मतलब क्या है, पिता का घर जहाँ पर हम पैदा होते हैं,
ये यहाँ पे कौन कौन होते हैं एग्जाम्पल के लिए, दादा दादी, बुआ, अंकल, ये सब यहाँ पे होते हैं। माँ के घर में कौन होते हैं, नाना नानी, मामा मामी, मौसी, ये सब होती वो मातृस्थानीय यानी कि जहाँ पे माँ का जन्म हुआ है। इसी तरह से पैतृस्थानीय में क्या होता है, जहाँ पे पिता का जन्म हुआ है, यानी कि दादा दादी, अंकल, बुआ, ये सब क्या है, जो ये परिवार है ये कौन सा हो गया, पितृस्थानीय परिवार, यानी कि जहाँ पर पिता का जन्म हुआ है वो वाला परिवार। उसके बाद है एक विवाह पर आधारित यानी कि मोनोगैमस फैमिली। इसमें क्या होता है, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उसका सिर्फ एक ही विवाह होता है, सिर्फ यानी कि जो चाहे लड़का है या फिर चाहे लड़की है वो सिर्फ एक ही विवाह करते, वो दूसरा विवाह नहीं करते और उस एक विवाह से ही वो सेटिस्फाई होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक विवाह पर आधारित फैमिली। उसके बाद है बहु विवाह परिवार यानी कि पॉलीगैमस फैमिली। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इसमें कौन होता है, जैसे मुस्लिम होते हैं जिसमें क्या है, एक जो हस्बैंड वाइफ है उसके अलावा जैसे हस्बैंड ने या फिर वाइफ ने और भी शादी कर ली हों, उन्होंने क्या है, एक से ज़्यादा शादी की जाती है वहाँ पे। जैसे मुस्लिम परिवार होता है उसकी क्या है, मुस्लिम लड़के जो होते हैं उनकी क्या है, एक से ज़्यादा उनकी पत्नियाँ पाई जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, बहु विवाह परिवार। यानी कि उसकी जो उस लड़के की जो क्या है, कई सारी शादियाँ हुई है, उसके बहु विवाह हुए हैं, यानी कि कई सारे विवाह हुए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बहु विवाह परिवार। या फिर इसी तरह से एक ही लड़की है उसके कई सारे विवाह हों, कई विवाह हो गए, 2 विवाह हो गए, 3 विवाह हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, जितने भी उसके विवाह हो जाते हैं, यानी कि उसके बहुत सारे विवाह हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, बहु विवाह परिवार। और अगर एक ही होता तो उसको एक विवाह पर आधारित परिवार बोलते हैं। उसके बाद है नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार को न्यू लोकल फैमिली भी बोलते हैं। नवस्थानीय का मतलब क्या है, अगर लड़का लड़की जैसे उनकी क्या शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ बन गया वो, लेकिन वो क्या किसी और जगह पर जाकर वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, जैसे उनकी क्या घर वालों से नहीं बनती या फिर कुछ भी उनका कारण है, तो वो क्या है, या फिर कुछ इमरजेंसी है, कुछ भी कारण है और वो क्या है, उस परिवार से दूर होके कहीं दूसरी जगह पे जाके, वो नई जगह पे जाके वहाँ पर अपना परिवार बसाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नवस्थानीय परिवार, नई जगह पे जाकर परिवार अपना बनाना वहाँ पे। उसके बाद है विस्तृत परिवार यानी कि एक्सटेंडेड फैमिली, बिखरा हुआ परिवार। इसमें क्या होता है, जैसे क्या है, एक फैमिली है उसमें क्या अलग अलग कई जगहों पे रहते हैं, जैसे अंकल कहीं पे रहते हैं, अंकल आंटी कहीं पे रहते हैं, हम खुद कहीं पे रहते हैं, दादा दादी कहीं पे रहते हैं, बुआ और फूफा कहीं और रहते हैं, तो इसमें क्या विस्तृत हो जाता है, यानी कि वो सारे के सारे इकट्ठे नहीं रहते और उनका परिवार जो है, एक ही परिवार वो कई हिस्सों में बटा हुआ है और सब अलग अलग रहते हैं। उसके बाद है संयुक्त परिवार। ये जॉइंट फैमिली होती है जो मेनली हमारे यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी, जॉइंट फैमिली। ये वाली फैमिली भी हमारे यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फैमिली कौन सी होती है हमारे यहाँ पे, जॉइंट फैमिली, यानी कि जो सारा का सारा परिवार होता है वो इकट्ठा मिलके रहता है। इसके क्या क्या कुछ फीचर्स हैं, जैसे क्या है, सामान्य विकास। जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें क्या है, कॉमन सामान्य निवास, इसमें क्या है, कॉमन रेजिडेंस होता है, यानी कि जो सारे के सारे इंसान रहते हैं, फैमिली के सारे जो मेंबर्स हैं वो एक ही जगह पे रहते हैं। उनका जो निवास है, रेजिडेंस यानी कि रहने की जो जगह है, एक घर है, वो क्या है, एक ही जगह पे वो सारे रहते हैं। उसके बाद क्या है, सामान्य रसोई घर। इनका क्या, रसोई घर भी एक ही होता है, चाहे उसमें 10 इंसान है, चाहे उसमें 15 मेंबर है, चाहे कितने भी मेंबर है, सबका खाना एक ही रसोई में बनता है। उसके बाद है सामान्य संपत्ति, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनके घर में जो भी पैसा आता है वो सबका क्या, कॉमन होगा, एक ही जो एक चाहे कोई भी कमा के लाए वहाँ पे उसके मुखिया को देना होता है, और जो मुखिया होता है उसको घर का सारा जो खर्चा होता है वो चलाना होता है, किसको पैसे देने और किसको नहीं देने, वो ही क्या वहाँ पे उस प्रॉपर्टी का बंटवारा करता है अगर उसे देना है तो। उसके बाद है सामान्य पूजा, यानी कि अगर घर में कोई भी पूजा पाठ होती तो उसमें घर के सभी लोगों को हिस्सा लेना होता है। सामान्य पूजा, कॉमन वर्कशिप, यानी कि वर्शिप, जो भी इंसान है, जैसे होली दिवाली जो भी कोई पूजा होती तो उसमें घर के सभी सदस्यों को मिलके उस पूजा में भाग लेना होता है।
उसके बाद है अनेक पीढ़ियाँ, यानी कि मैनी जनरेशन। जो जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पे क्या है, मैनी जनरेशन्स, अनेक पीढ़ियाँ देखने को मिलती है। जैसे क्या है, परदादा, दादा और पापा, अंकल और खुद हो गए, उनके पापा हो गए, उनके पापा के पापा और उनके पापा के पापा के पापा, यानी उनके दादा के पापा। इस तरह से क्या वहाँ पे कई सारी पीढ़ियाँ देखने को मिलती है जो कि जेनेटिकली चलती रहती है आगे से आगे तक। इसमें क्या क्या है एक बार और करवा देती हूँ। जॉइंट फैमिली कौन सी होती है, जिसमें क्या एक ही रेजिडेंस होता है, यानी कि वो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई घर उनका होता है, यानी कि एक ही रसोई में उनका खाना बनता है, और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। जो भी बंटवारा होता है अगर बाद में, वैसे तो इसमें बंटवारा नहीं होता, काम का ही बंटवारा होता है, लेकिन फिर भी जो भी उनका काम का बंटवारा या फिर किसी भी चीज़ का बंटवारा वो क्या कॉमन होता है, सामान्य होता है। उसके बाद क्या है, कॉमन वर्शिप, यानी कि जो पूजा पाठ होती है वो भी क्या है, सबकी एक जैसी ही होती है। ये नहीं है कि कोई भगवान, जैसे क्या है, कोई किसी जैसे शिव भगवान को मान रहा है, हनुमान को मान रहे हैं, ये क्या है, इसमें क्या है, जो हिंदू धर्म है तो वो क्या है, हिंदू धर्म को ही मानेंगे। ये नहीं है कि उसी परिवार में कोई मुस्लिम धर्म को मानेगा, यानी कि वो एक ही धर्म को वहाँ पे मानेंगे। उसके बाद है अनेक पीढ़ियाँ, वहाँ पे क्या बहुत सारी पीढ़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। वही मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, दादा भी होगा उस फैमिली में, उसके बच्चे भी होंगे और फिर उसके भी बच्चे होंगे। इस तरह से देखने को कई सारी पीढ़ियाँ मिल जाती हैं वहाँ पे। उसके बाद क्या, मनुष्यों का ऐसा समूह जो एक दूसरे से विशेष प्रकार से संबंधित हो। और जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें क्या होता है, जो फैमिली के मेंबर्स है वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से वहाँ पे संबंध रखते हैं एक दूसरे से। जैसे कोई किसी का बेटा लगता है, कोई किसी का अंकल लगता है, कोई किसी की आंटी लगती है, कोई माँ लगती है, कोई दादी लगती है, कोई दादा लगता है, कोई पिता लगता है और कोई बुआ लगती है। इस तरह से वहाँ पे क्या है, उनके विशेष संबंध होते हैं। उसके बाद है जो जॉइंट फैमिली होती है वो क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है। संयुक्त परिवार प्रणाली सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति की परिचायक है। यानी कि क्या, मूल प्रवृत्ति क्या है, यानी कि जड़ से ही संयुक्त परिवार प्रणाली सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति की परिचायक है। सामूहिकता यानी कि समूह, वहाँ पे क्या मेंबर्स का समूह रहता है, वहाँ पे कई सारे मेंबर जो है वो इकट्ठे मिलके रहते हैं। संयुक्त परिवार को अविभक्त परिवार कहते हैं। अविभक्त का मतलब क्या है, जो टूटा हुआ न हो, बिखरा हुआ न हो। जो संयुक्त परिवार होता है वो कैसा होता है, जुड़ा हुआ परिवार होता है। संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं, जुड़ा हुआ परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ क्या है, जो जॉइंट फैमिली, उसका अर्थ क्या है। जो डॉक्टर श्रीमती इरावती है उसके अनुसार क्या है, एक संयुक्त परिवार मनुष्य का एक समूह होता है जो एक छत के नीचे रहती हैं, जो एक ही रसोई घर का बना हुआ भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति रखते हैं, सामान्य पूजा घर में भाग लेते हैं, वह किसी न किसी खून के संबंध से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था वही है यहाँ पे भी बात। इसके अनुसार श्रीमती इरावती के अनुसार क्या था कि जो जॉइंट फैमिली होती है वो क्या होती है, एक ही छत के नीचे रहती है, एक ही रसोई घर का खाना खाती है और उनकी संपत्ति भी एक जैसी होती है, पूजा पाठ भी एक जैसा होता है और किसी न किसी से एक दूसरे से खून के संबंध से वो जुड़े रहते हैं। उसके बाद है डॉक्टर आई.पी. देसाई के अनुसार। डॉक्टर आई.पी. देसाई के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, जिस घर में एकाकी परिवार की अपेक्षा अधिक पीढ़ियों के लोग रहते हैं, यानी कि उसमें ये नहीं है कि कोई सिंगल ही परिवार रहता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे नहीं, ये हम नहीं कह सकते सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही नहीं। उसमें क्या है, एक पीढ़ी है, यानी कि उसके दादा दादी या फिर अंकल आंटी ये सब भी उनके साथ में रहते हों। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही परिवार नहीं है उसकी अपेक्षा, बल्कि क्या है, अधिक पीढ़ियों के लोग वहाँ पे रहते हैं और वे संपत्ति यानी उनका जो भी धन है, आय जो भी वो कमा के ला रहे हैं और पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़े हुए हो, तो उस घर को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जो संयुक्त परिवार होता है उसमें क्या होता है, उसमें क्या हमें कई सारी पीढ़ियाँ देखने को मिलती है और उन सब की क्या संपत्ति और वो जो कमा के लाते, चाहे वो खेती से कमाते हैं या किसी भी तरीके से वो कमाते हैं, और जो उनके परस्पर अधिकार होते हैं, जो उनके आपसी अधिकार होते हैं, तेरा ये अधिकार है तो उसको डांट सकता है, तो उसको नहीं डांट सकता, तेरा उसको समझाने का काम है, तेरा ये काम है। उनके जो भी अधिकार हैं और जो उनके काम है, कर्तव्य है, ठीक है, तो वो सब क्या उनसे जुड़े हुए होते हैं। तो उनको उसमें क्या होता है कि एक दूसरे को
एक दूसरे से कोई मतलब एक तरह से ये भी नहीं होता कि तू ये क्यों कर रहा है, कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो एक दूसरे को वहाँ पे रोक सकते। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको बोल देते हैं, नहीं तो क्या छोटा होता जो बड़े को नहीं डांट फटकार सकता वहाँ पे। उसके बाद है जो किंग्सले डेविस के अनुसार इसने क्या कहा था, संयुक्त परिवार में सामान्य पूर्वज अविवाहित संतानें विवाह द्वारा समूह में लाई गई स्त्रियां सम्मिलित होती, ये सभी सदस्य सामान्य घर में रहते। इसमें क्या कहता है जो किंग्सले डेविस थे उसने क्या कहा कि जो सामान्य संयुक्त परिवार होता है उसमें क्या है, उसमें सामान्य पूर्वज यानी कि पूर्वज क्या है, उनके दादा दादी सब वो पूर्वज रहते हैं, और अविवाहित संतानें उनके अगर कोई किसी का विवाह नहीं होता है तो वो संतानें भी उसी घर में रहती हैं। और क्या है, विवाह द्वारा समूह में लाई गई स्त्रियां भी सम्मिलित होती, जैसे अंकल की शादी होगी, दूसरे अंकल की शादी होगी, तो जो भी यानी कि जो वहाँ पे विवाह किए गए हैं उस फैमिली में, तो सारी सारी फैमिलियाँ अंकल आंटी और खुद सब क्या है मिलके रहते हैं वहाँ पे, जैसे देवरानी जेठानी सब वहाँ पे मिलके रहते हैं। ये सभी सदस्य सामान्य घर में ही रहते, एक ही घर में ये रहते हैं। उसके बाद है जॉइंट परिवार के कुछ विशेषताएं, वहाँ पे उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन सब का क्या होगा, सामान्य निवास होगा, एक जैसा निवास होगा, एक ही घर होगा उनका, एक ही रसोई घर होगा, उनकी संपत्ति भी एक जैसी होगी, पीढ़ियाँ बहुत सारी देखने को मिलेगी। समाजवादी संगठन यानी कि क्या, वहाँ पे जो समाज होगा, समाज में उनकी जो देखने की प्रवृत्ति होगी वो अच्छे से होगी, उनका समाज के अंदर एक समूह होगा, संगठन होगा, कोई उस घर को तोड़ नहीं पाता। अगर उनके घर में पहले से ही अच्छा है, पहले से ही जॉइंट फैमिली अच्छी है, तो उस घर को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर एक को कोई कुछ कह देता तो दूसरे जो मेंबर हैं वो उसी टाइम पे वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। इस तरह से क्या समाजवादी वहाँ पे संगठन होता है। जो करता होता है, जो काम करने वाला होता है उसका उत्तम स्थान होता है। पूजा पाठ भी सामान्य होती है और एक दूसरे से विशेष संबंध होते हैं। ये क्या होती हैं, जो जॉइंट फैमिली होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद है संयुक्त परिवार यानी कि जो जॉइंट फैमिली होती है उसके कुछ गुण भी होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं, यानी कि वो ठीक भी होते हैं और सही भी नहीं होती। जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, जो सारे के सारे बच्चे होते हैं उनका क्या है, समुचित पूरा पालन पोषण करते हैं। ये नहीं है कि जैसे अमेरिका वगैरह में क्या वहाँ पे 18 साल का बच्चा होने के बाद उसकी कोई देख रेख नहीं करता। यहाँ पे क्या है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी क्या उसकी देख रेख करनी होती है, उसका समुचित पालन पोषण करना होता है, उसको पढ़ाना भी होता है, उसको कपड़े वगैरह भी देने होते हैं, सारा काम उनका करना होता है, उनका समुचित यानी कि पूरा पालन पोषण उनका करना होता है। नवविवाहित जोड़े की सुरक्षा, अब जो कि नई शादी हुई है यानी कि हस्बैंड वाइफ है, नई शादी हुई, तो उनकी भी सुरक्षा करनी होती है। अगर उनमें छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटवारा भी करवाना होता है। तनाव की कम संभावना होती है, यहाँ पे क्या उनके मनोरंजन के साधन आपसी में बने रहते हैं जिसकी वजह से तनाव की कम संभावना होती है। लेकिन कभी कभी एक के झगड़े के कारण क्या पूरी फैमिली में भी तनाव हो सकता है। तो यहाँ पे क्या, अगर किसी एक को तनाव है तो क्या पूरी की पूरी फैमिली उसको आके कहेगी कि ये ठीक नहीं है, उसको समझाएगी, जिससे क्या उसका तनाव कम हो जाएगा। उसके बाद क्या, परोपकारी एवं सामूहिक जीवन, जो भी वहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनका क्या है, परोपकारी एवं सामूहिक जीवन होता है, यानी कि वो समूह के अंदर रहते हैं और परोपकार करते हैं, यानी कि अच्छे काम वो करते हैं। आपत्तियों का पारिवारिक बीमा, अगर कोई भी कठिनाई उस परिवार में आती है तो जो दूसरे मेंबर है उस कठिनाई को मिलकर हल करेंगे और क्या उस कठिनाई का हल ढूंढ देंगे, वहाँ पे कोई भी अपने परिवार पे कठिनाई नहीं आने देंगे। वृद्धावस्था की सुरक्षा, यानी कि जो भी बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको सुरक्षा दी जाती है, उनकी देखरेख की जाती है, आज्ञा का पालन किया जाता है और उनमें क्या आदर की भावना होती है। उसके बाद है मितव्ययिता, इसमें क्या है कि वहाँ पे क्या है, झूठ बोलना, जैसे क्या कोई होते हैं कि झूठ बोल देते हैं इसमें, लेकिन क्या है यहाँ पे झूठ कम बोली जाती है। और क्या है, अगर एक झूठ बोलता है तो दूसरा उसकी सच्चाई बता देता है यहाँ पे। और क्या, उनमें एक दूसरे में मित्रता भी होती है। उसके बाद है सर्कल के चिन्ह के रूप में, सर्कल के चिन्ह के रूप में क्या है, यहाँ पे सर्कल है, सर्कल का मतलब क्या है, वो एक दूसरे से सर्कल में जुड़े रहते हैं, यानी कि आपसी में वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद है मनोरंजन का उत्तम साधन, और क्या वहाँ पे क्या उत्तम साधन, क्योंकि वो क्या आपसी में खेलते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, तो वो क्या काम में भी मनोरंजन ढूंढ लेते हैं। इस तरह से क्या है, जो जॉइंट फैमिली होती है वो क्या मनोरंजन का उत्तम साधन भी होती है। उसके बाद है योग्यता के अनुसार कार्य,
जो जो उनकी योग्यता होगी, जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो उसको क्या उसकी योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाता है, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो जैसे उसको किसान बना दिया जाता है या फिर कुछ भी है तो उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। जैसे स्त्री है तो उसको घर का काम दिया जाता है, पुरुष है तो उसको बाहर का काम दिया जाता है, यानी कि उनकी जो योग्यता है उसी के अनुसार उनको काम दिया जाता है। उसके बाद है व्यक्तिवादी विचारों पर नियंत्रण। व्यक्तिवादी विचारों पर नियंत्रण का मतलब क्या है, उनके अंदर बुरे विचार नहीं आते और एक दूसरे की वहाँ पे देख रेख करते हैं, एक दूसरे से तालमेल बनाए रखते हैं। उसके बाद ये थे सब क्या, संयुक्त परिवार के गुण, यानी कि अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें उनके अंदर। अब क्या इसके कुछ अवगुण भी होते हैं, यानी कि कुछ बुरी बातें भी होते हैं। इसमें क्या है, उत्तरदायित्व का अभाव। अब देखो जो भी मुखिया है उसको क्या है, फिर ये होता है भाई तू अपनी गद्दी अब किसको सौंपेगा, उत्तरदायित्व तो उसको देना होता है, यानी कि अब परिवार का मुखिया कौन बनेगा उसका अभाव रहता है कि कौन करेगा, कौन ये करेगा, मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा, यानी कि जो भी अच्छा करेगा उसी को ही उत्तरदायित्व वहाँ पे दिया जाता है, यानी कि उसका अभाव रहता है एक तरह से। कहीं मेरे जाने के बाद ऐसा तो नहीं हो, कहीं हमारे जैसे जो बुजुर्ग होते वो सोचते कि परिवार में अगर झगड़ा वगैरह हो तो कहीं मेरे जाने के बाद कुछ होते ना जाए, परिवार बिखर तो ना जाए, तो इस तरह से वहाँ पे क्या उत्तरदायित्व का अभाव रहता है। वहाँ पे क्या कलह एवं दोस्त के अंदर अगर कहीं पे वही बात है कि झगड़ा वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे क्या है, अगर किसी एक दो के बीच में वहाँ पे झगड़ा हुआ है तो वो पूरा झगड़ा जो पूरे परिवार को ही वहाँ पे देखने को होता है। अगर किसी जैसे क्या फैमिली में किसी दो मेंबर्स के बीच में हो गया तो जो छोटे बच्चे या फिर बड़े बच्चे हैं सभी के सभी क्या उस टाइम पे नाराज होंगे और सभी में क्या वहाँ पे शांति नहीं होगी। उसके बाद क्या है, अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध में क्या आता है, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे संबंध वहाँ पे बन जाते हैं। ये सिर्फ किसकी वजह से होता है, झगड़े वगैरह की वजह से। उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा सब होगा, तो ऐसा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अनौपचारिक संबंध। उसके बाद है आर्थिक निर्भरता। वो क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जैसे क्या जो कमा के लाता है वो सब क्या उसी के ऊपर निर्भर करते हैं। इस तरह से क्या आर्थिक निर्भरता, वो यानी कि वो नहीं, ये नहीं है कि तो जो खुद से सेल्फ अपने आप से ही कुछ काम करना, ये करना वो करना, नहीं, वो क्या है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। स्त्रियों की दुर्दशा, जो स्त्रियाँ होती हैं उनकी दुर्दशा हो जाती है जॉइंट फैमिली में, क्योंकि उनके क्या इतनी सारी जॉइंट फैमिली के सारे काम करने होते हैं, इतने सारे कपड़े धोने होते हैं, इतना सारा खाना बनाना होता है, बहुत सारे काम उनको करने पड़ते हैं। और क्या कई बार क्या तो उनकी पिटाई भी हो जाती है, जैसे किसी ने शराब वगैरह पिए तो। उसके बाद क्या है, स्वतंत्रता का अभाव। इसमें ये होता है कि जैसे बच्चे होते हैं, जैसे मेनली क्या लड़कियां होती हैं, उनको क्या घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता और उनको क्या कपड़े वगैरह की भी छूट नहीं दी जाती कि वो कुछ भी नहीं डाल सकती। तो इसमें क्या है, वो क्या अपने आप में अस्वतंत्रता फील करती हैं। और क्या जो लड़के होते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, कुछ लड़कों को उनका कुछ मन और करने का होता है, लेकिन क्या घर वाले उन्हें डांट देते हैं और उस वजह से क्या वो वाली काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो स्वतंत्रता का अभाव फील करते हैं। उसके बाद है मुखिया की तानाशाही। जो मुखिया होता है वहाँ पे घर का, तो वो क्या सबके ऊपर तानाशाही करता रहता है, यानी कि वो ऑर्डर जमाता रहता है उनके ऊपर, जिसकी वजह से क्या ये उसका परिवार का अवगुण बन जाता है। उसके बाद है आलस्य एवं गरीबी। देखो अब वो क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो सभी सोचेंगे मैं ये काम क्यों करूँ, दूसरा करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ऐसे ही उस फैमिली में रहता है। तो इस तरह से क्या वहाँ पे आलस्य हो जाता है और वो काम नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या वहाँ पे गरीबी भी हो जाएगी। जो एक दो कमाने वाला वो बेचारा कितना कमा के लाएगा वहाँ पे और कितनों का वो पेट भरेगा, इस तरह से क्या वहाँ पे गरीबी भी आ जाती है। उसके बाद है बाल विवाह को प्रोत्साहन तथा विधवा पुनर्विवाह का विरोध। इसमें सोचते हैं कि लड़की जो है उनकी टाइम से पहले ही शादी कर दी जाती है, 18 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है, और जो लड़के होते हैं उनकी भी 21 साल से पहले ही शादी कर दी जाती है। ये जॉइंट फैमिली मिलने देखने को मिलता है। और वो सोचते हैं कि जितनी जल्दी शादी होगी इतनी जल्दी फिर इनका क्या आगे वंश चलेगा, और क्या है उनको उनकी शादी कर दी जाती। अगर जैसे क्या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जो उसकी वाइफ होती है यानी कि जो वो क्या हो जाती है विधवा हो जाती है, तो क्या विधवा का दोबारा से विवाह नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही के साथ तेरा विवाह होना था तो दूसरे के साथ विवाह नहीं कर सकते, तो विधवा के दोबारा विवाह का वहाँ पे विरोध किया जाता है। वहाँ पे क्या अधिक संतानें होती हैं, जैसे क्या वो ये नहीं कहते, जैसे वहाँ पे एक को क्या 2 लड़कियाँ होगी 3 लड़कियाँ होगी तो उसके बाद क्या वो लड़के के लिए क्या वहाँ पे संतानों को पैदा करते ही रहते हैं।
जिसकी वजह से क्या वहाँ पे संतानें अधिक होती। पहले भी आपने देखा होगा जो पहले फैमिलियाँ होती थी वहाँ पे क्या एक एक को क्या 10-10 12-12 ऐसे बच्चे हो जाते थे। तो इस तरह से क्या वहाँ पे अधिक संतानें हो जाती हैं। ये क्या अवगुण होता है जॉइंट फैमिली का। व्यक्तित्व के विकास में बाधक, यानी कि वहाँ पे जो व्यक्तित्व होता है उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उस पर्सनैलिटी में भी वहाँ पे बाधा आती है। वो मैंने बताया था कि कपड़े वगैरह पे वहाँ पे क्या रोक टोक होती है और क्या उनके बाहर आने जाने पे भी रोक टोक होती है, जिसकी वजह से क्या उनका व्यक्तित्व जो होता है उसका विकास नहीं हो पाता और उसमें क्या बाधा आ जाती है। गोपनीय स्थान का अभाव, यहाँ पे क्या सब एक छत के नीचे रहते हैं लगभग में, तो यहाँ पे क्या एक जगह पे अलग स्थान नहीं मिलता उन्हें। जैसे किसी को अलग स्थान में अलग रूम में बैठना हो, जैसे किसी को पढ़ना ही है या फिर कुछ है, तो वो क्या है उनके लिए गोपनीय स्थान यानी कि अलग स्थान नहीं होता उस घर में और इंटरफेयर वहाँ पे चलती रहती। तो यहाँ पे क्या है वो अपने स्थान का अभाव होता है, भय का वातावरण बना रहता है। वो सोचते हैं कि तूने ऐसा कर दिया तो कहीं किसी फैमिली के किसी मेंबर को पता ना चल जाए और फिर वो क्या मुखिया को ना बता दे या फिर कोई और ही उसको डांट फटकार दे। इस तरह से क्या भय का वातावरण वहाँ पे बना रहता है। कमाने वालों में असंतोष बना रहता है। वही असंतोष किस लिए बनता है क्योंकि कमाने वाला किस किस को ला के देगा, वही बात फिर से। तो इस तरह से क्या है उनके अंदर असंतोष बन जाएगा और वो सोचेंगे कि मैं ही क्यों कमाऊँ, ये क्यों नहीं कमा रहे। ठीक है, इस तरह से क्या उनमें असंतोष बन जाता है। उसके बाद क्या श्रम के गतिशीलता में बाधक, यानी कि मेहनत जो वो मेहनत कर रहे हैं उसकी गतिशीलता यानी कि आगे बढ़ने में बाधक हो जाती है। किस तरह से, जैसे क्या है वो वही बात है डिपेंड रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वो सोचेंगे कि वो ये काम कर देगा वो ये काम कर देगा, लेकिन क्या कोई भी वहाँ पे वो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या वहाँ पे उसमें बढ़ोतरी नहीं आती। तो वहाँ पे क्या है श्रम की गतिशीलता में बाधकता वहाँ पे आ जाती है।